A very warm welcome to all the students of class 8 SST. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidhuapar Badalganj. Today we are going to start the remaining topics of chapter 6, Weavers, Crafts and Industries. Students, in the previous video we have studied about the theory proposed by Dadabhai Naoroji, that how and in which manner Britishers were draining the resources of India. Then how industrialization was happening in European countries and deindustrialization in Indian and other colonial countries. They were ruining our traditional handicrafts industries, especially our textile industry, which was very prosperous before British came into India. Today we are going to start the topic traditional knowledge of metallurgy and India. तो आप लोग ने साइंस में मेटलर्जी पढ़ा होगा, तो ये बहुत आप लोग को अच्छे से पता होगा कि इंडिया के अंदर क्या था कि पहले से ही जो स्मिथ्स थे वो लोग क्या करते थे, उन लोग को ये पता था कि मेटलर्जी क्या होती है, कैसे उससे रॉक से या ओर से जहाँ मेटल्स पाए जाते हैं वहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट करना और उनसे चीज़ों को तैयार करना, तो ये उनको ज्ञान पहले से ही था. इंडिया हैड अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम रॉक एंड सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, यानी कि वो प्रोसेस जिससे कि मेटल जो है वो रॉक या ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग. तो ये नॉलेज ट्रेडिशनल पारंपरिक थी, पहले से ही लोगों को पता थी ये चीज़. It was done by heating rock or soil containing ore at a very high temperature. The extracted metal was then used for making new utensils, equipment and weapons. तो स्मेल्टिंग कैसे की जाती है, जिस भी रॉक में या ओर में मेटल होता है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद जब मेटल उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो उससे नए नए यूटेंसिल्स मतलब होते हैं बर्तन, इक्विपमेंट्स अलग अलग, और वेपन्स यानी कि हथियार बनाए जाते थे. आयरन वॉज अ वेरी पॉपुलर मेटल विच द स्मेल्टर्स वर्क. इंडियन क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस अ वेरी यूनिक वेराइटी ऑफ स्टील कॉल्ड वुड्स फॉर सेंचुरीज. तो सबसे पॉपुलर मेटल कौन था जो कि लोहार लोग यूज़ करते थे, वो क्या था, आयरन. और जो भारतीय कारीगर थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक बहुत ही यूनिक वैरायटी ऑफ स्टील आपको पता है कि किससे मिक्स होके बनता है. अगर आप लोग को ये जानकारी है, अगर आप लोग ने साइंस में पढ़ा है तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मैसेज करके बताइएगा कि स्टील किसके कॉम्बिनेशन से बनता है. तो ये बहुत ही यूनिक वैरायटी ऑफ स्टील जिसको कि वुड्स कहते हैं, सदियों से भारत के अंदर बनता चला आ रहा था. Wood steel, a very strong variety, was basically iron carburized with dried wood and green leaves under controlled condition. तो वुड स्टील कैसे बनाया जाता था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेराइटी है जहाँ पे आयरन को जो ड्राइड वुड होती है, सूखी हुई लकड़ियाँ और हरी पत्तियों के जो एक कंट्रोल्ड कंडीशन के साथ उसको ट्रीट किया जाता था. इट वॉज नोन एज उक्कू इन कन्नड़ and उडुक्कू in Tamil and Malayalam, which the British anglicized to woods. ठीक है, उक्कू या उडुक्कू ये साउथ इंडिया में ये सब इसके नाम होते थे, जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, और ब्रिटिश ने उसको इंग्लिश लैंग्वेज में करके या एंग्लो अमेरिकन एंग्लो होता है, एंग्लोसाइज मतलब कि अमेरिकन इंग्लिश या यूरोपियन इंग्लिश होती है, उसमें इसको वुड्स नाम दे दिया. देयर इज़ द मेंशन ऑफ द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग स्टील इन अ रोमन हिस्टोरियन क्विंटियस क्यूटियस अकाउंट हिस्टोरिया एलिंड्री मैग्नी. तो एक रोमन हिस्टोरियन थे, यानी कि रोम के इतिहासकार थे, उनकी एक बुक थी, उसमें भी इंडियन कैसे पारंपरिक रूप से ये स्टील बनाते थे उन्होंने अपने बुक में वो मेंशन किया था. He mentioned that Porus, the ruler of Taxila, gave 2.5 tons of wood steel to Alexander of Macedonia. जो पोरस थे, जो कि तक्षशिला के राजा थे, उन्होंने अलेक्जेंडर, जो कि मैसिडोनिया के राजा थे, बाद में अलेक्जेंडर ने इंडिया के ऊपर हमला भी किया था, इनको 2.5 टन वुड स्टील दिया था.
Later, it was exported to Persia and the Arab regions. The famous Damascus sword was made from this steel. The variety remained in use throughout the Mughal ruler for making arms. तो इसके बाद इसको पर्शिया के अंदर भी, पर्शिया में भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा, और जो भी अरब कंट्रीज़ थे वहाँ पर। और एक बहुत फेमस तलवार है डेमेस्कस की, वो भी इसी स्टील से बनी थी। तो जब तक मुग़ल कालीन पीरियड भारत के अंदर चला, तब तक ये वुड स्टील का यूज़ होता था भारत के अंदर हथियार बनाने के लिए। फ्रांसिस बुकानन इन हिज अकाउंट ऑफ साउथ इंडिया एंड मैनी अदर यूरोपियन ट्रैवलर्स of the 18th century have mentioned in their account regarding the possibility of Europe borrowing the technology of steel making from India at the dawn of the Industrial Revolution. तो फ्रांसिस बुकानन एक ट्रैवलर थे, यूरोपियन ट्रैवलर, और उनके अकाउंट में और जो भी और अदर यूरोपियन ट्रैवलर्स थे जो कि 18th सेंचुरी में उन्होंने इंडिया विज़िट किया था, तो और साउथ इंडिया स्पेशली वो गए थे, तब उन्होंने अपने अकाउंट्स में ये मेंशन किया कि शायद इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि ब्रिटेन ने, यूरोप ने इंडिया से ही स्टील बनाने का आइडिया जो है वो बोरो किया हुआ था। यानी कि उनको पहले से नहीं पता था, हमारे यहाँ यह सदियों से चल रहा था, लेकिन उन्होंने हमसे वो उधार लिया कब? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का डॉन आ रहा था। ठीक है, यानी कि डॉन मतलब क्या होता है? जब सूरज ढलने लगता है तो उसको डॉन कहते हैं। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ढल रहा था, तब उसको वापस से वो करने के लिए, रिवाइव करने के लिए उन्होंने ये आइडिया जो है वो बोरो किया। With traditional iron smelting communities of Bihar, Central and South India and their unique production of tough and sharp iron and steel, India remained their major exporter till the 18th century. यानी कि जो हमारे सदियों से जो चली आ रही थी कि आयरन को स्मेल्ट करना, और ये जो लोहार कम्युनिटी होती है, इनको हिंदी में लोहार ही कहते हैं, आयरन स्मिथ, ये बिहार के अंदर सिचुएटेड थे, सेंट्रल और साउथ इंडिया के अंदर सिचुएटेड थे। और इनका जो एक अलग तरीका था टफ और शार्प स्टील और आयरन को बनाने का, इसकी वजह से इंडिया 18वीं सदी तक इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर था। यानी कि वो बाहर देशों में ये सारी चीज़ें भारत देश से जाती थी, ना कि आती थी। ड्यू टू ब्रिटिश इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड इन द मिड 19th सेंचुरी, द इंडियन स्टील इंडस्ट्री क्रम्बल्ड। यानी कि जैसे ही 18th सेंचुरी के बाद ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो गया, तब इंडिया एक्सपोर्टर से क्या बन गया? इम्पोर्टर। यानी कि अब इंडिया के अंदर स्टील और आयरन कहाँ से आ रहा था? इंग्लैंड से, जिससे कि जो भारत की स्टील उद्योग थी वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। The British imposed heavy duties on the export of Indian steel in the world and simultaneously reduced import duty on British steel to the minimum. तो ब्रिटिशर्स की चालाकी क्या थी, ये अभी हम लोग सिर्फ आयरन स्टील ने और प्रोडक्ट्स के अंदर भी पढ़ेंगे कि वो क्या करते थे। जो भी चीज़ें भारत में अंदर बनती थी और वहाँ से बाहर जाती थी, उसके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था कि बाहर की मार्केट में कोई उतना चीज़ खरीदता ही नहीं था। और उसके जस्ट उलट इंग्लैंड क्या करता था, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर इतनी कम टैक्सेस लगाता था कि उसकी चीज़ें आसानी से बिक जाती थी। और यही काम उसने स्टील के केस में भी किया। तो इससे क्या हुआ, जो बचा कुचा जो भी इंडस्ट्री था वो भी ख़त्म हो गया। ट्रेड विथ यूरोप इन द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं सदी में भारत और यूरोप के बीच में व्यापार जो हुआ। ट्रेड विद द यूरोपियन नेशंस इन द 17th सेंचुरी वॉज हैवली बैलेंस्ड इन फेवर ऑफ इंडिया ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ फाइन कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स। यानी कि जब ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ब्रिटिशर्स इन द स्टार्टिंग या मिड ऑफ 18th सेंचुरी आए थे इंडिया में, लेकिन 17th सेंचुरी तक ये जो व्यापार था वो बहुत ही बैलेंस था। यहाँ पे इंडिया क्या था, इंडिया के फेवर में यह व्यापार था, क्योंकि इंडिया से चीज़ें जाती थी, एक्सपोर्ट होती थी, चाहे वो कॉटन हो, सिल्क के फैब्रिक्स हो, स्पाइसेस हो, इंडिगो डाई हो, शुगर हो, ड्रग्स हो, प्रीशियस स्टोन्स हो, वेरियस वर्क्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। इन एक्सचेंज इंडिया रिसीव गोल्ड एंड सिल्वर। तो स्पाइसेस यानी जो मसाले होते हैं, इंडिगो डाई आपने पढ़ा ही है कि इंडिगो डाई यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। शुगर था, क्योंकि शुगर केन हमारे यहाँ बहुत प्रोड्यूस हो रहा था, और भी अदर मेडिसिनल ड्रग्स थे, कई कीमती रत्न थे। आपको पता है कि जो क्वीन विक्टोरिया के भी जो ताज में जो डायमंड लगा हुआ है कोहिनूर, वो इंडिया का ही है।
प्लस बहुत ऐसी कारीगरी की चीज़ें थी जो कि विदेशों में भेजी जाती थी भारत देश से, और उसके बदले में भारत को क्या मिलता था? गोल्ड एंड सिल्वर. However, the mid 18th century witnessed the emergence of Bengal as a base for expansion after the East India Company got the Diwani rights of the Bengal. यानी मध्य 18वीं सदी से ये क्या होने लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि बंगाल के अंदर दीवानी राइट्स मिल गई थी, तो वो क्या कर रहा था? वहाँ से अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था. The profits from duty-free inland trade and the surplus from Diwani revenues were now used by the company to finance its investment in India. तो हम लोग ने पढ़ा था कि औरंगज़ेब और फर्रुखशायर ने ये फरमान जारी किया था कि जो यूरोपियंस हैं इनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे, इनको इन सब चीज़ों की, कुछ चीज़ों को मुफ्त सुविधा उनको मिली थी, तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, और जो उनके ऊपर जो टैक्स नहीं लगता था वहाँ पे वो ट्रेड करते थे, और ट्रेड करने के बाद जो भी उनको प्रॉफिट्स मिलते थे उससे वो क्या करने लगे? वो उसको इन्वेस्ट करने लगे अलग अलग चीज़ों में इंडिया के अंदर. द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स वर फोर्स्ड टू सप्लाई देयर प्रोड्यूस टू द कंपनी एट लो प्राइसेस आर्बिट्रेरली फिक्स बाय देयर ऑफिशियल्स. तो जैसे इंडिगो प्लांटेशन का हम लोगों ने पढ़ा था, प्लस शुगर केन प्लांटेशन का पढ़ा था कि क्या होता था कि जो शुगर केन जूस है वो फोर्सफुली कम रेट में इन चीनी मिलों को देना पड़ता था, या इंडिगो वाले जो फार्मर्स थे उनको कम रेट पे इंडिगो इन ऑफिशियल्स को देना पड़ता था, और ये ऑफिशियल्स क्या करते थे? उन्हीं चीज़ों को महंगा करके यूरोप मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाते थे. The officials of the company indulged in private trade and started remitting their money to Europe mainly through foreign companies and clandestine English trade. तो ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ये क्या करते थे? ये छुपा के अपना पर्सनल, यानी वो खुद बिजनेस इस्टेब्लिश करते थे, और उस बिज़नेस से उनको जो भी प्रॉफिट होता था वो यूरोप भेजते थे, और मेनली ये जो पैसा अपना लगाते थे, कमाते थे इंडिया से, इन्वेस्ट कहाँ करते थे? फॉरेन कंपनीज से. और क्लैंडस्टाइन इंग्लिश ट्रेड, यानी क्लैंडस्टाइन इंग्लिश ट्रेड क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि छुप के की जाए, सीक्रेटली करते थे ये. ऐसा नहीं था कि बिजनेस करते थे तो ओपन में बिजनेस करते थे. बिजनेस कैसे होता था? सीक्रेट तरीके से होता था, और मनी कहाँ ट्रांसफ़र होता था? यूरोप में. India's transition to exporter of raw material. During the period 1757 to 1813, the East India Company's objective was to buy maximum quantity of Indian manufactured goods at the cheapest possible price so that substantial profit could be made by selling these goods इन ब्रिटेन एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़. यानी कि जो 1757 से लेकर 1813 तक का जो टाइम था, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर एक गोल था. वो क्या? कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से मैक्सिमम क्वांटिटी में जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे उनको सस्ते दामों में खरीदिए, ताकि ब्रिटेन और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में इन सस्ती चीज़ों को महंगा करके बेच के प्रॉफिट कमाया जा सके. द रेकलेस अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज देयर परचेज वाइल फोर्सिंग डाउन द प्राइस एडवर्सली अफेक्टेड द ट्रेडिशनल इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, स्पेशली द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो रेकलेस अटेम्प्ट मतलब क्या होता है? एकदम अंधाधुंध ये जो कोशिशें की गई कि परचेज एकदम बढ़ा दो, और ज़बरदस्ती चीज़ों का दाम क्या है? कम करा के उनसे सस्ते में ये बढ़िया चीज़ें खरीद लो. तो इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा किस पे? इंडियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस समझिए. एक्सपोर्ट मतलब जब हमारे देशों से चीज़ें बाहर जाएगी, जैसे इंडिया के अंदर अगर शुगर बन रहा है, ड्रग्स बन रहा है, तो अगर उसको हम लोग अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में, कनाडा में भेज रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट होगा. और जब अमेरिका से और कनाडा से और ब्रिटेन से जब हम कोई चीज़ मंगाएंगे तो वो चीज़ क्या होगी? इंपोर्ट करना. तो एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा. जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से तबाह हो गई. British control of the market. British textile manufacturing at home in Britain imposed tariffs and bans on the import of Indian textile. When the Charter Act of 1813 opened the Indian market for other traders also, more machine-made goods entered the Indian market.
तो ये जो ब्रिटिश टेक्सटाइल कंपनीज थी ब्रिटेन के अंदर, वो इंडिया से जो भी कॉटन के या अदर जो भी प्रोडक्ट्स थे, जब वो ब्रिटेन में जाते थे उनके ऊपर बहुत हैवी ड्यूटी टैक्सेस लग जाते थे। और इससे पहले क्या था, पहले तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास हुआ, जहाँ से कि इंडियन मार्केट को अदर ट्रेडर्स यानी और देशों के व्यापारी के लिए भी खोल दिया गया, तो बहुत ज़्यादा जो मशीन मेड गुड्स थे, क्योंकि इंडिया और अदर कॉलोनियल कंट्रीज़ को छोड़कर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, वहाँ पे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशीन मेड प्रोडक्ट्स कहाँ भेजते थे, इंडिया जैसे देशों को जिनको ब्रिटिश हुकूमत ने अपना गुलाम बनाया था। Similarly, Britain had controlled the export of Indian silks and printed calicos to Britain by imposing heavy duty on its sale in Britain. इसी तरह ब्रिटेन ने क्या किया, पूरा जो इंडियन सिल्क का जो था, जो प्रिंटेड कैलिकोस थे, उसको जो इंडिया एक्सपोर्ट करती थी उसके ऊपर इतना ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा दिया ब्रिटेन में कि इंडियन प्रोडक्ट्स को कोई खरीदता ही नहीं था। Further, the East India Company, which had a monopoly on trade with India, itself became the focus of attack from traders in Britain, who had been excluded from having a share in Indian trade. तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली मतलब क्या होता है, एकाधिकार था, भारत के साथ वही व्यापार करता था। तो भारत के साथ व्यापार करने के चक्कर में क्या हुआ, वो अपने देश में ही उनके ऊपर लोग हमला करने लगे, क्योंकि भारत से व्यापार करने के चक्कर में वो जो अपने व्यापारी थे उनका नुकसान कर रहे थे, और जो भी इंडिया के व्यापार से, इंडिया के साथ व्यापार करने से जो भी पैसा वो कमा रहे थे उसमें उनको शेयर नहीं मिल रहा था, जो इंग्लैंड के व्यापारी थे। After the Industrial Revolution, there was a shift in the Indian exports from manufactured goods to primary products or raw materials in the early 19th century. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अब इंडियन एक्सपोर्ट्स में चेंज आया, यानी कि पहले हम लोग क्या कहते थे, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना के भेजते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब हम लोग क्या करते थे, अर्लियर 19th सेंचुरी हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन जाता था, वहाँ से गुड्स तैयार होते थे और वापस से इंडियन मार्केट में वो सेल होते थे। This development was accompanied by an increase in the export of British manufactured goods to India. In other words, the raw material was taken to Britain and the goods manufactured there were sold in India. तो ये क्या होता था कि यहाँ पे डेवलपमेंट किसका होगा, ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उनको कच्चे माल बहुत सस्ते दामों में मिल जाते थे, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल्स इंडियन से ले जाके अपने वहाँ पे कंपनीज़ को दे देते थे, इंडस्ट्रीज़ को। वो क्या करते थे, उन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाते थे, और वो गुड्स को वापस से हमारे ही कच्चे माल से तैयार किया हुआ गुड हमारे ही मार्केट में बेचा जाने लगा। 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, यानी अब 19वीं सदी के आते आते इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। The decline of traditional industries in India was considered by the British officials as part of the process of modernization as it had happened in the West. यानी कि जो पारंपरिक उद्योग थे हमारे, उनके बर्बादी का जो एक कारण थे ये ब्रिटिशर्स, तो ये मानते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भारत को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। कैसे, जैसे वेस्ट ऑलरेडी मॉडर्नाइज था, वहाँ पे हर चीज़ें मशीन से बनती थी, और इंडिया के अंदर हर मतलब उस समय तक ज़्यादातर चीज़ें बाई हैंड बनाई जाती थी। तो वो लोग इंडिया को क्या समझते थे, बैकवर्ड, और यूरोप को क्या समझते थे, बहुत ही सुपीरियर है। तो उन लोग हमारे इंडस्ट्री को बर्बाद भी किए, और रीज़न क्या दिए कि आप लोग क्या है, आप लोग मॉडर्न नहीं है, तो हम लोग आपका ट्रेडिशनल उद्योग जो बर्बाद कर रहे हैं, इससे आप लोग क्या बन गए, मॉडर्न बन गए। In England, the suffering caused by the decline of handicrafts was soon accompanied by greater employment opportunities and income generating effect of factory industries. तो इंग्लैंड के अंदर क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट जो कि हाथों से बनाए जाते थे, उसकी जब इंडस्ट्री थोड़ी चौपट हुई तो क्या हुआ, वहाँ पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो फैक्ट्री लग रही थी चीज़ों को बनाने के लिए, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, इनकम बढ़ रही थी, ठीक है।
In colonial India, the artisans were made to bear the burden of development in a country 6,000 miles away, since the growth of Indian factories was not non-existent before the 1850 and 1860 and painfully slow even afterwards. तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा था ब्रिटेन में, इनकम जनरेट हो रहा था ब्रिटेन में, लेकिन उसका असर कहाँ पड़ रहा था? उसका असर पड़ रहा था कॉलोनियल इंडिया के कारीगरों के ऊपर, क्योंकि वहाँ के डेवलपमेंट का जो नुकसान था वो भारतीय कारीगरों को भुगतना पड़ा। और क्योंकि फैक्ट्रीज़ जो थी, ग्रोथ ऑफ इंडिया के अंदर तो फैक्ट्रीज़ नहीं थी, लोग ये सब चीज़ें लोकल लेवल पे करते थे, या फिर अगर टाउन्स में बनाते थे तो फिर उसका एक्सपोर्ट होता था। तो इंडियन फैक्ट्रीज़ तो 1850 से लेके 1860s के बीच में थी ही नहीं, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत बनी भी उनको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। द ओनली चॉइस लेफ्ट फॉर क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस वॉज टू टर्न टू एग्रीकल्चर। तो अब जितने भी ये कारीगर थे, जितने भी ये कलाकार थे, इनके पास एक ही ऑप्शन बचता था, क्योंकि इन लोग यही काम ही करते थे। अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा और कुछ जानता ही नहीं था। अगर कोई वुड से लेके कोई क्राफ्ट बना रहा है, कोई आयरन का यूज़ कर रहा है, कोई स्टील बना रहा है, तो ये लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे, लेकिन इनको कोई दूसरा काम नहीं आता था, तो इनके पास कोई चॉइस ही नहीं बची। एक लास्ट ऑप्शन बचता था, वो था खेती करना, एग्रीकल्चर। द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल क्राफ्ट्स broke up the union between agriculture and domestic industry in the countryside, and this in turn led to the destruction of the self-sufficient village economy. तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो रूरल क्राफ्ट यानी गाँव के अंदर जो छोटे छोटे समूहों में जो चीज़ें बनती थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब क्या था, या मतलब जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, जो हम लोग कहते हैं छोटे स्तर पे जो गाँवों में चलती हैं, वो बिल्कुल इन्होंने चौपट कर दी। तो चौपट करने के बाद अब क्या ऑप्शन बचा? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, सिर्फ एग्रीकल्चर करने से पहले लोग क्या करते थे? पहले जैसे आपने कुछ बनाया, जैसे मान लीजिए आपने कोई वेपन बनाए, कोई यूटेंसिल बना दिया, मेरे पास कोई क्रॉप है, एक्सचेंज कर लिया, तो इससे विलेज की इकॉनमी क्या थी? सेल्फ सफिशिएंट थी, यानी आपस में ही जो ग्रो किया, जो बनाया, वो एक्सचेंज करके काम चला लेते थे। लेकिन फिर जब सबके सब एग्रीकल्चर ही करने लगे तो क्या होने लगा? तो जब सब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो सेल्फ सफिशिएंट इकॉनमी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। So by this much explanation of the chapter is over. In the next video we will try to complete the chapter. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.